सौरभ कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि इतिहास अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या हैं और किसी वस्तु या पुस्तक के स्रोत होने की क्या शर्तें होती हैं और कितने प्रकार के इतिहास लेखन में स्रोत उपयोग किया जाता है, इनके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लें कि आखिरकार हम किसी वस्तु या पुस्तक को स्रोत क्यों कहेंगे या स्रोत होने की क्या प्रमुख शर्तें हैं। तो जो स्रोत होने की एक प्रमुख शर्त है वह यह है कि हमें किसी वस्तु या पुस्तक से जो जानकारी प्राप्त हो रही हो वह एक प्रामाणिक जानकारी हो, अर्थात जो जानकारी को हम ले रहे हैं वह किसी कपोल कल्पना पर आधारित ना हो। जैसे कि हम चाणक्य के अर्थशास्त्र से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हितोपदेश की कहानियों से अपनी जानकारी को हम संग्रहित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चाणक्य की पुस्तक है वह वास्तविकता पर आधारित है, जबकि जो हितोपदेश की कहानियां हैं वह कपोल कल्पनाओं पर आधारित एक पुस्तक है। तो यानी आप समझ गए होंगे कि एक स्रोत होने की क्या प्रमुख शर्तें हैं। अब हम जानते हैं स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मुख्यतः स्रोतों को हम अगर बांटें, सबसे पहले तो हम दो भागों में बांटते हैं। एक हम बांट देते हैं पुरातात्विक स्रोत और दूसरा जिसे हम डिवाइड करते हैं वह है साहित्यिक स्रोत। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जब हमें कोई साक्ष्य भौतिक रूप से प्राप्त हो तो उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत लिखते हैं, लेकिन जब हमें कोई साक्ष्य लिखित रूप में पुस्तक के रूप में प्राप्त होती है तो उसे हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। अब पुरातत्व के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं? इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे, चार्ट आपके समक्ष होगा, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला, ये सब जो जितने भी स्रोत होते हैं इन सबको हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। जबकि हम साहित्यिक स्रोत को देखेंगे, हम पुनः साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटेंगे, एक देशी साहित्य, विदेशी साहित्य। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जो साहित्य मूल भारतीयों के द्वारा लिखा गया या जिनकी रचनाकार भारतीय थे उन्हें हम देशी साहित्य कहते हैं, और जिनकी रचनाकार विदेशी थे, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कई विदेशी व्यक्ति भारत भ्रमण पर विभिन्न उद्देश्यों के साथ आए और उन्होंने यहाँ पर जो कुछ देखा उसे अलग अलग पुस्तकों में लिखा। उदाहरण के तौर पर आप लेना चाहें तो जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग, ये सभी यात्री बनकर आए और इन्होंने यहाँ पर जो कुछ देखा जाकर उसे अपनी एक पुस्तक में लिखा। और इन्हीं पुस्तकों को संग्रह जब हम उपयोग करते हैं किसमें? इतिहास लेखन में, उन्हें हम कहते हैं विदेशी साहित्य। जबकि देशी साहित्य को हम पुनः दो भागों में बांट देंगे, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है और कहीं न कहीं भारतीय समाज में हो या भारतीय साहित्य में हो, धर्म सदैव केंद्र में रहा है। तो इनको हम पुनः दो भागों में बांट देते हैं, एक धार्मिक साहित्य, एक गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य किन्हें कहते हैं? वह पुस्तकें जो धर्म को केंद्र में करके लिखी गई हों उन्हें धार्मिक साहित्य कहते हैं। जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब जितनी भी पुस्तकें हैं इन्हें धार्मिक साहित्य कहेंगे। अब गैर धार्मिक साहित्य ऐसी पुस्तकें जिन्हें धर्म को केंद्र में करके ना करके बल्कि समाज, प्रशासन, एक राजवंश को केंद्र में करके लिखा गया हो, उन्हें हम गैर धार्मिक या धर्मेतर पुस्तकें कहते हैं। धर्मेतर पुस्तकें जैसे आप जानना चाहें तो आप ले सकते हैं, एक मनुस्मृति ले सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे तो चाणक्य जो पुस्तक लिखे थे अर्थशास्त्र, उसको ले सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न पुस्तकें जो जिनको धर्म को केंद्र करके नहीं लिखा गया है उन्हें हम धर्मेतर साहित्य कहते हैं। अब थोड़ा हम यह जान लें कि किस भी स्रोत को उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन स्रोतों के उपयोग में हमें क्या क्या कठिनाई आती है। आगे चल के हम स्रोतों के बारे में विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर जान लें कि किसी स्रोत को उपयोग करने में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, जो पुरातात्विक स्रोत है इसको अभी तक के इतिहास अध्ययन में या एनालिसिस में सबसे सटीक स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई छेपक की उम्मीद हमें नहीं रहती है। जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं और उन्हीं को एनालिसिस करके या उन्हीं का उपयोग हम इतिहास लेखन में करते हैं। जबकि हम साहित्य में आते हैं तो साहित्य में हमें छेपक की जानकारी मिलती है या कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो कुछ ऐसी भी रचनाएं मिलती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संभव नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लेना चाहें
तो एक पुस्तक है ऋग्वेद, जिसके बारे में आप सभी परिचित होंगे। ऋग्वेद की ही दो बातों को ध्यान में दें। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में ऋग्वेद में दो चीजें लिखी गई हैं। पहला हमें श्लोक मिलता है जिसमें बताया गया है कि वर्णों का उत्पत्ति जो होता है वो ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से होता है, जबकि आगे चल के हम उसी ऋग्वेद में हमें साक्ष्य दिखाई पड़ता है कि वर्णों की उत्पत्ति किसी जन्म आधारित या किसी देवता से आधार पर न होकर के बल्कि कर्म के आधार पर हुआ करता था। तो अब यहाँ पर हमें अपने मानवीय मस्तिष्क का उपयोग करते हुए या सावधानी बरतनी होगी, हमें कौन सा स्रोत का उपयोग करना है, कौन सा स्रोत का उपयोग नहीं करना है। जैसे कि आप सभी साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे या ना भी रहे होंगे, तो आपको इतना पता होगा कि मानव विकास या धरती पर मानव का जन्म कैसे हुआ, इन सब के बारे में एक विस्तृत आपको मिल जाएगा। लेकिन हम कहीं यह कि मानव की उत्पत्ति किसी देवता के द्वारा हुई है, तो यह कहीं न कहीं आज स्वीकार्य नहीं होगा। तो अभी तक हमने देखा कि स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, या स्रोतों का उपयोग करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, या किसी वस्तु या पुस्तक के स्रोत होने की क्या शर्तें हैं। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं, हमने जैसे कि बताया था, हम सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत देखें कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं उन्हें क्या क्या होता है और उनके अंतर्गत हम किस प्रकार के स्रोत का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख आखिरकार किसे कहा जाता है, हम अगर यह समझने का प्रयास करें तो जब किसी पत्थर पर हमें कोई लिखित जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम अभिलेख कहते हैं। जैसे कि आपके समक्ष मैंने एक फोटो डाला हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ जानकारी लिखी गई हुई है, और यह किस पर लिखी गई है, एक पत्थर पर लिखी गई है, और इसी को अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख कोई दूसरी चीज नहीं है। और ऐसे विद्वानों का मानना है कि भारत में अभिलेख का जो प्रचार प्रसार होता है वह अशोक के काल से प्रारंभ होता है। हालांकि जब हम आगे इतिहास में अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अशोक जो है यूनानी शासकों से प्रभावित दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी यह बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत में जो कोई भी व्यक्ति अभिलेख का प्रचलन करता है उसका श्रेय हमें अशोक को ही देना चाहिए। अशोक के विभिन्न अभिलेख हैं जिनके बारे में आपने विशेष तौर पर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे चल के हम मौर्य वंश में जब अशोक को पढ़ेंगे तो उसमें हम उनके अभिलेखों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यानी अब अभिलेख को समझ गए होंगे। अभिलेख क्या है, किसी पत्थर पर खुदी हुई जानकारी को हम अभिलेख कहते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको मुख्यतः बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा नोट्स बनाने के लिए। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल करके आप पूरी चीजों को अध्ययन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से क्वेश्चन या आंसर को तैयार कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि स्तंभ लेख क्या है। स्तंभ लेख दोस्तों कुछ नहीं है, अभिलेख का ही एक प्रकार है। अभिलेख का ही प्रकार मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लौह स्तंभ लेख है जो किसके द्वारा लिखा गया था, जिसे समुद्रगुप्त के द्वारा रचवाया गया था, और यहाँ मेहरौली का स्तंभ लेख है जो अभी दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, जब कोई राजा अपनी जानकारी को प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार के स्तंभ यानी खंभे का उपयोग करता था अपनी जानकारी को खुदवाने के लिए, तो उस प्रकार के लेखों को स्तंभ लेख कहा जाता है। इसमें किसी और प्रकार का कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लेख के आकार में अंतर है। यदि किसी भी ऐसे ही पत्थर पर लिखा जानकारी मिले तो उसे हम अभिलेख कहते हैं, जबकि वही हमें खंभे पर लिखी जानकारी मिले उसे हम स्तंभ लेख कह देते हैं। कुछ प्रमुख स्तंभ लेखों के यहाँ पे नाम दिए गए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं करुड़ध्वज स्तंभ लेख, सोमकर्मा नरेशों के स्तंभ लेख, और प्रमुख जैसे चंद्रगुप्त के मेहरौली स्तंभ लेख के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे शिलालेख देख रहे होंगे। शिला मतलब पत्थर होता है, लेख मतलब लिखा गया, यानी कि पत्थर पर लिखी गई जानकारी को शिलालेख कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने ऊपर अभिलेख पढ़ाया था, अभिलेख और शिलालेख में अंतर क्या है। इसको आप यहाँ पर थोड़ा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। जब किसी पहाड़ी को काट करके उसे एक समतल आकार दे दिया जाए और उस पर लेख लिखा जाए तो उसे शिलालेख कहते हैं। यानी कि जो अभिलेख की हम बात करें तो कोई पत्थर का टुकड़ा भी हो सकता है, लेकिन शिलालेख की बात करें तो जब किसी पहाड़ी के बाहरी भाग को काट करके समतल किया जाए और उसे पर विशेष जानकारियां लिखी जाएं, उसे हम शिलालेख कहते हैं। कुछ प्रमुख शिलालेखों को देखना चाहें
तो जैसे सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख आपको दिखाई पड़ते हैं, इसमें बरार गुहा लेख और यहाँ पे अन्य जानकारी दिखने को मिलेगी। खारेवाल का हाथी गुम्फा लेख दिखने पड़ता है। रुद्रतामन का जूनागढ़ अभिलेख दिखाई पड़ता है, इसमें मौर्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। और याद रखिएगा, भारत का जो पहला संस्कृत में लिखा गया अभिलेख था वह रुद्रतामन का जूनागढ़ अभिलेख था। यानी कि आप शिलालेखों को समझ गए होंगे, जब किसी पहाड़ी को काट करके समतल करके लिखा जाए तो उसे शिलालेख कहा जाता है। अब आइए बात करें गुहा लेख। तो आप जैसे समझ रहे होंगे, गुहा मतलब होता है गुफा, लेख मतलब होता है लिखा हुआ। यानी जब किसी गुफा के अंदर कोई राजा अपनी जानकारियों को लिखवाए या उत्कीर्ण करवाए, उसे हम गुफा लेख कहते हैं या गुहा लेख कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखना चाहें तो अशोक ने बरार गुहा लेख का निर्माण कराया था, वहीं उसके पौत्र ने दशरथ ने नागार्जुनी गुहा लेख का निर्माण करवाया था। तो गुहा लेखों का निर्माण किस लिए किया जाता था? पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, गुफाओं को मतलब निर्माण करा के वहां अपनी जानकारी दिखा करके विभिन्न प्रकार के साधु संतों जैसे बौद्ध जो भिक्षुक थे, इनको रहने के लिए दान में दिया करते थे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो अगर आपको पता होगा, अशोक ने आजीवक धर्म के लिए गुहा लेख का निर्माण करवाया था। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला साक्ष्य क्या है। मूर्ति लेख। मूर्ति लेख मतलब देखिए, मूर्ति दो प्रकार से होता है। एक तो अगर आपको सामान्य मूर्ति प्राप्त हुई तो उसे आप पुरातात्विक अवशेष के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी मूर्ति के कुछ भागों पर लिखित जानकारियां भी प्राप्त होती है, जैसे शीर्ष भाग या अधो भाग पर लिखित जानकारियां प्राप्त होती हैं। और अगर उसमें मूर्ति पर कुछ लिखा है उसी को मूर्ति लेख कह देते हैं, और यदि मूर्ति पर कुछ नहीं लिखा गया है उसे हम सामान्यतः मूर्ति कहते हैं, और उसके माध्यम से वहां की हम सामाजिक एवं कलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं तो अगला जो हमारा अभिलेख आता है वह है प्राचीर अभिलेख। प्राचीर अभिलेख मतलब, एक शब्द में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, समझिए। जैसे कि आप लोग मंदिर जाते होंगे, देखते होंगे ये मंदिर है बीच में, इसके चारों तरफ ऐसे एक चार दीवारी घेरी जाती है, जिसे आज के सामान्य भाषा में बाउंड्री कही जाती है। इन्हीं बाउंड्रियों पे जब कोई लेख लिखवाया जाता था, जैसे कि आजकल आप मंदिर जाते होंगे, देखते होंगे जगह जगह बाउंड्रियों पर लिखा रहता है कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, कृपया यहाँ पे ये पॉलीथीन ना यूज करें। तो ऐसे ही प्रकार के, जब पहले कुछ और लिखा रहता था, जैसे ज्ञान संबंधी बातें लिखी रहती थी या मंत्रों के लिखने के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, तो जो इन दीवारों पर लिखा जाता था इन्हीं को प्राचीर अभिलेख कहा जाता था। प्राचीर जो पुरानी भाषा, उसमें प्राचीर मतलब होता है दीवार, और अभिलेख मतलब आप समझ ही रहे हैं, लिखा हुआ। तो अभी तक हमने अभिलेखों के कितने प्रकार को देखा? नंबर 1 प्राचीर अभिलेख, नंबर 2 गुहा लेख, नंबर 3 शिलालेख, और नंबर 4 अभिलेख, और नंबर 5 अपस्तंभ लेख। यानी हमने 5 प्रकार के अभिलेखों के बारे में अध्ययन किया। अब हम अगले चलते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा अभिलेखों से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे बढ़े हम तो देखते हैं स्मारक। स्मारक से हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है? तो आप सभी ने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल नहीं देखा होगा, लाल किला देखा होगा, लाल किला नहीं देखा होगा तो कोई सा किला या देखा ही होगा। यानी ऐसी इमारतें जो प्राचीन काल में निर्मित हुई थी, किसी राजा के द्वारा, किसी महाराजा के द्वारा, किसी सम्राट के द्वारा, यानी ऐसी कोई भी इमारत जो प्राचीन काल में निर्मित हुई थी, उसे हम स्मारक के तौर पर रखते हैं। और अब सोचेंगे कि सर इनसे किस प्रकार की हमें मदद मिलती है इतिहास लेखन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखे होंगे, हर इमारत के बनने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि आप मंदिर को देखें, मंदिर में देखें तो उसमें 3 है, द्रविड़ शैली है, मथुरा शैली है, बेसर शैली है। इन तीनों की निर्माण प्रक्रिया अलग अलग है, और आप अगर विशेष तौर पर जब अध्ययन करेंगे देखेंगे यह जो निर्माण प्रक्रिया या जो इनकी शैली थी, यह इनके स्थान के हिसाब से आपको अलग पहचान देगी, राजा के हिसाब से अलग पहचान देगी। यानी हम स्मारकों का अध्ययन करके यह पता लगा सकते हैं कि उस समय हमारे समाज में क्या चल रहा था, किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग हो रहा था, कौन से सामग्रियां यूज की जा रही थी, और कौन सा राजवंश कब शासन कर रहा था। उस समय की बनी इमारतों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि आप देखेंगे, जब मुगल काल आया बीच में, जब मुगल काल आया था तो हमें क्या ज्यादातर मस्जिद बने, किले बने मिलते हैं, जबकि वहीं पर गुप्त काल था, हम गुप्त काल में आप देखेंगे कि हमें मंदिर ज्यादातर निर्माण मिलते हैं। उसी के पहले जब आप मौर्य काल में चले जाएंगे
तो हमें बौद्ध विहारों का निर्माण मिलेगा, स्तूपों का निर्माण मिलेगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे काल बदलता है, जैसे जैसे शासक बदलते हैं, वैसे स्मारकों की बनने की प्रवृत्ति भी बदल जाती है। तो इसी प्रकार से हम यह पता करते हैं कि कौन से स्मारक किस कला से संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है, और जो राजवंश जिस प्रकार की स्मारकों का निर्माण करा रहता है, जिस प्रकार की किलों का निर्माण करा रहता है, उससे उस राजवंश की रुचि अभिरुचि की पता चलती है। जैसे कि आप समझें कि अगर गुप्त वंश ने मंदिरों का निर्माण करवाया, यानी कि गुप्त शासक जो थे वह हिंदू धर्म को मानने वाले थे, जबकि वहीं पर मौर्यों ने इसका निर्माण कराया, बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। यानी कि बौद्ध जो मौर्य शासक थे वह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इस प्रकार हमने देखा। तो सबसे पहला हमें ईंट से निर्मित मंदिर मिलता है, वह देवगढ़ का झांसी मंदिर है। उसके बाद भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं में हमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की मंदिर प्राप्त होते हैं, मूर्तियां प्राप्त होती हैं। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर तो मैं इस पीडीएफ में आपको एक मोटा सा समझा रहा हूँ। आप इस क्लास के ओवर होने के बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको हमारी समझाई हुई बातें उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद सोर्स से संबंधित, यानी इतिहास में उपयुक्त होने वाले स्रोतों से संबंधित जितने भी आपके मन में शंके होंगे या शक होगा, वो सब दूर हो जाएगा। अब अगर आगे चलें तो अगला हमारा कौन सा है, मुद्रा सिक्के पुरातात्विक स्रोत के रूप में, यानी मुद्राओं का उपयोग हम किस प्रकार से इतिहास लेखन में करेंगे, यहाँ पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि मुद्राओं का प्रचलन कब से शुरू होता है, मुख्यतः माना जाता है 206 बीसी से लेकर के 300 एडी के आसपास भारत में मुद्राओं का प्रचलन होने लगा था। जो पुरानी मुद्राएं थी उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक, और इनसे केवल डेटिंग के बारे में जानकारी मिलता है। जबकि आगे जब मुद्राओं का विकास हुआ राजवंश के हिसाब से, तो उसमें आप देखेंगे मुद्राओं में राजवंश के चिन्ह, शासक के चिन्ह और अन्य विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, जैसे कि कई सिक्कों में हमें लेख भी प्राप्त होता है। तो जैसे कि सिक्के जो थे वो मेटल के बने हुए थे, उनसे हमें कार्बन डेटिंग या अन्य प्रकार की जो डेटिंग थी उनसे निकाल के हम उनके काल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर आप ध्यान दें तो जो राजा जैसी उसकी स्थिति होगी, यानी कि जैसे उसकी आर्थिक स्थिति होगी वैसे वह सिक्के चलाएगा। जैसे कि हम बात करें कि जो गुप्त थे या मौर्य थे, इनके समय पे हमें तांबे के सिक्के दिखाई पड़ते हैं। वहीं जब यूनानी आते हैं तो सोने के सिक्के चलाने लगते हैं। वहीं जब कुषाण आते हैं तो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो था पुराना जो उत्तर का रेशमी मार्ग था उस पर उनका नियंत्रण हासिल हो गया था, जिसके कारण उनके अर्थव्यवस्था पे काफी वृद्धि हो रही थी, उनके पास धन ज्यादा आ रहा था, उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। वहीं सातवाहनों को देखेंगे तो आप वो शीशे के सिक्के चला रहे थे। ये तो हमें उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। या कौन सा सिक्का किस राजवंश का है ये पता चल गया, क्योंकि उसमें उस राजवंश के संबंधित कुछ न कुछ लेख मिलते हैं। अब सिक्के का हम कार्बन डेटिंग से डेट निकाल लेते हैं, तो जिससे हमें उस संबंधित राजवंश का जो डेट निर्धारण करने का हमें, या तारीख निर्धारण करने या तिथि निर्धारण में हमें बहुत सहायता मिलती है। और एक बात पर ध्यान दें तो हमें सिक्कों से राजाओं की रुचियों और अभिरुचियों से भी पता चलता है। जैसे कि आप देखेंगे समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए सिक्के पर अपने आप को अंकित करवाया है, जो कि यह इस बात का प्रमाण है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना पसंद था। और ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है कि वीणा ही भारत का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिक्का इतिहास लेखन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अब इसके बाद हम साहित्यिक स्रोत को देखेंगे, जो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर, सत श्री अकाल। जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।